नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 13th लेक्चर में आपका स्वागत है। एरिस्टोटल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने जाना थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में और आज हम जानेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। एरिस्टोटल का देखो ये मानना था किसी पर्सन के पास नागरिकता यानी सिटीजनशिप है या नहीं, ये चीज़ बताएगी उस पर्सन का स्टेटस क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। एरिस्टोटल के अनुसार किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक कैटेगरी सिटीजन्स की और दूसरी कैटेगरी नॉन सिटीजन्स की। एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में डिटेल से बताया है किसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, किसको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। एरिस्टोटल के अनुसार रेजिडेंट होना सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं है सिटीजनशिप मिलने के लिए। मान लीजिए कोई पर्सन काफ़ी समय से रह रहा है एथेंस में, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वालिफाई है एथेंस की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए। वो पर्सन्स जिनसे राइट टू वोट छीन लिया गया है, ऐसे पर्सन्स भी एलिजिबल नहीं हैं सिटीजनशिप के लिए। तीसरे नंबर पे वो पर्सन्स जिनके पेरेंट्स का जन्म उस सिटी स्टेट में नहीं हुआ है, वो पर्सन्स भी एलिजिबल नहीं हैं सिटीजन बनने के लिए। चौथे नंबर पे अगर किसी पर्सन के पास अधिकार है कोर्ट में किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ मुकदमा दायर करने का, तो ये भी एकमात्र क्वालिफिकेशन नहीं है सिटीजनशिप हासिल करने के लिए। एरिस्टोटल अपनी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में कहते हैं स्लेव्स को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, वुमन को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, बच्चों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए और बूढ़े लोगों को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो एरिस्टोटल के हिसाब से नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिलनी किसको चाहिए? एरिस्टोटल के अनुसार वो अडल्ट ग्रीक मेल्स जिनका जन्म ग्रीस में ही हुआ है और जिनके पास प्रॉपर्टी है, ऐसी कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं सिटीजनशिप हासिल करने के लिए। फिर से बोलता हूँ, एरिस्टोटल के अनुसार वो अडल्ट ग्रीक मेल्स जिनका जन्म ग्रीस में ही हुआ है और जिनके पास प्रॉपर्टी है, ऐसे पर्सन्स इस कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं सिटीजनशिप हासिल करने के लिए। देखो एरिस्टोटल का ये मानना था सिटीजनशिप यानी अगर किसी पर्सन के पास नागरिकता है तो ये एक प्रकार से ड्यूटी है टुवर्ड्स द स्टेट। यानी मैं नागरिक हूँ एथेंस का, तो मेरा कर्तव्य बनता है स्टेट के प्रति, मैं स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करूँगा। किस प्रकार के स्टेट के अफेयर्स में मुझे पार्टिसिपेट करना होगा अगर मेरे पास नागरिकता है? दो प्रकार के फंक्शंस, एक डेलिब्रेशन और दूसरा एडजुडिकेशन। डेलिब्रेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ लॉज। एथेंस के सिटी स्टेट में कोई कानून बनाना है तो पहले चर्चा होगी, डेलिब्रेशन होगी, सभी सिटीजन्स आएंगे, इकट्ठा होंगे और अपना अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करेंगे प्रपोज्ड कानून के बारे में। दूसरा एडजुडिकेशन यानी पार्टिसिपेशन इन जुडिशरी। ये काइंड ऑफ पंचायत टाइप का हो गया। जैसा आपने देखा होगा इंडिया में कुछ गांव में अभी भी ऐसा होता है, गांव का कोई पर्सन अपराध कर देता है तो पंचायत के सामने उस पर्सन की पेशी होती है और पंचायत के जो मेंबर्स हैं यानी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और सजा सुनाते हैं उस पर्सन पर जिस पर आरोप है उसने अपराध किया है। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स में भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम हुआ करता था। सिटीजन्स इकट्ठा हुए करते थे और उनके सामने मामलों की सुनवाई हुआ करती थी, मामले सोल्व किए जाते थे, मतलब उनका एडजुडिकेशन होता था। तो अगर किसी पर्सन के पास नागरिकता है तो उसकी दो ड्यूटी बनती हैं, एक तो वो फॉर्मेशन ऑफ लॉज में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा मामलों की सुनवाई में अगर कोई डिस्प्यूट है दो पार्टीज के बीच उसे सुलझाने में भी मदद करेगा, यानी एडजुडिकेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। देखो एरिस्टोटल के हिसाब से हर एक पर्सन के द्वारा ये दो ड्यूटी नहीं निभाई जा सकती, इसी वजह से हर एक पर्सन को सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। अब क्वेश्चन ये उठता है वुमन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, स्लेव्स को एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप से वंचित क्यों कर दिया? क्योंकि एरिस्टोटल का ये मानना था महिलाएं के पास ऐसा नहीं है कि स्किल्स नहीं होती, लेकिन देखो महिलाओं के पास समय नहीं होता। एरिस्टोटल के अनुसार ज़्यादातर टाइम वो फैमिली के कामों में ही उलझी रहती हैं, इसलिए वो सिटीजनशिप को अफोर्ड नहीं कर सकती। वो स्टेट के प्रति जो दो ड्यूटीज़ हैं डेलिब्रेशन और एडजुडिकेशन, उनके लिए समय निकालना मुश्किल होगा, इसलिए उनको सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। चिल्ड्रन, बच्चों के पास तो मेच्योरिटी नहीं होती कि वो डेलिब्रेशन और एडजुडिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, यानी स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर सकें, इसलिए इनको बच्चों को सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। तीसरा ओल्ड पीपल,
बूढ़े लोग भी स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे अपनी फिजिकल कंडीशन के कारण, इसलिए एरिस्टोटल बूढ़े लोगों को सिटीजनशिप नहीं देते हैं। चौथे नंबर पे स्लेव्स के पास रीजन नहीं होता, यानी सोचने और समझने की कैपेबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। स्लेव्स को भी सिटीजनशिप नहीं देते हैं एरिस्टोटल। लेकिन मेन पार्ट आगे ये है, एरिस्टोटल प्रॉपर्टी क्लास को, यानी वो पर्सन्स, वो ग्रीक अडल्ट मेल्स जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको सिटीजनशिप क्यों देते हैं? देखो, इसके दो रीजंस हैं। अगर किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, एरिस्टोटल के अनुसार प्रॉपर्टी कमाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, प्रॉपर्टी कमाने के लिए सोचने और समझने की शक्ति चाहिए। तो जिसके पास प्रॉपर्टी है, इसका मतलब उसके पास दिमाग है, उसके पास सोचने और समझने की क्षमता है, तभी उसने प्रॉपर्टी कमाई है। दूसरा, एरिस्टोटल का ये मानना था, प्रॉपर्टीड क्लास के पास, यानी वो पर्सन्स जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास समय है दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने का। वो पर्सन्स जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो गरीब हैं, वो तो देखो सारा दिन इसी उधेड़-बुन में रहते हैं, कैसे 2 वक्त की रोटी का प्रोविज़न किया जाए, कैसे प्रॉपर्टी को कमाया जाए, तो वो कैसे स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टीड क्लास वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी जमा है, उनके पास अब समय है, वो स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर सकते हैं। अब हम एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के कंसेप्ट को इवेल्युएट करते हैं। देखो, सीधे तौर पर हमें देखने से यही लगता है, एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। एरिस्टोटल का ये कहना, वुमन को, स्लेव को, ओल्डर पीपल को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ये देखो, ये चीज़ें आज के मॉडर्न इरा में लागू नहीं होती हैं। आज के समय में ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स मैन को, वुमन को एक समान ट्रीट करते हैं, और ऐसा नहीं कि ओल्डर पीपल को भी उनके राइट से वंचित रखा जाता है, और स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। तो एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की, वो बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को पूरी तरह से नकार दें। एरिस्टोटल का ये तर्क, सिटीजन्स को स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये जो कंसेप्ट है वो एक्टिव सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप ने इन्फ्लुएंस किया है सिविक रिपब्लिकनिज्म, ये एक स्कूल है सिविक रिपब्लिकनिज्म। ये थॉट ऑफ स्कूल कहता है कि सिविक पार्टिसिपेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम और पब्लिक गुड, इन सब चीज़ों में एक इंटरकनेक्शन है। आगे आएगा ये स्कूल। इवन हाना अरेंट वो भी कहती हैं कि अगर देखो सिटीजन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे स्टेट के अफेयर्स में, तो पॉसिबिलिटी है टोटलिटेरियनिज्म भी आ सकता है। हाना अरेंट एग्जाम्पल भी देती हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले ज्यूज़ ने जर्मनी में स्टेट के अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया था। इकोनॉमिक कामों में ज़्यादा बिजी रहते थे ज्यूज़, और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उन्होंने पॉलिटिकल पावर खो दी, और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान किस प्रकार से ज्यूज़ को जर्मनी में बहुत ज़्यादा मारा गया था कंसंट्रेशन कैंप्स की सहायता से। तो एक अच्छी बात भी है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आप इग्नोर कर दो एरिस्टोटल के सिटीजनशिप के कंसेप्ट को। एक अच्छी बात है कि वो एक्टिव सिटीजनशिप की बात करते हैं। एरिस्टोटल के अनुसार सिटीजनशिप का फ़ायदा सिर्फ आइडेंटिटी से नहीं है कि हाँ भाई आपके पास सिटीजनशिप है तो आपके पास आइडेंटिटी है। सिटीजनशिप का मतलब एक ड्यूटी है, यानी जिसके पास नागरिकता है उसको स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना होगा। तो ये पूरा हमने कंसेप्ट समझा एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में। स्लेवरी के बारे में एरिस्टोटल का कहना था, स्लेवरी ना सिर्फ नेचुरल है बल्कि डिज़ायरेबल भी है। जैसा देखो हमने पहले डिस्कस किया था, एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में फंक्शनलिस्ट हैं। एरिस्टोटल का मानना था फैमिली, प्रॉपर्टी, ये सब इंस्टीट्यूशंस जो हैं सदियों से चले आ रहे हैं। उसी प्रकार से स्लेवरी के बारे में एरिस्टोटल का कहना था, स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन का यूज़ है, यूटिलिटी है, इसलिए इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, स्लेवरी होनी चाहिए। एरिस्टोटल के हिसाब से नेचर ने मैन को 2 प्रकार से बनाया है। कुछ मैन ऐसे हैं जो मेंटली स्ट्रोंग है, और कुछ मैन ऐसे हैं जो फिजिकली स्ट्रोंग हैं। जो लोग मेंटली स्ट्रोंग हैं उनके पास कैपेबिलिटी है, उनके पास क्षमता है, वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, और उस डिसीजन के जो कंसिक्वेंसेस होंगे उन कंसिक्वेंसेस को भी झेल सकते हैं। लेकिन जो लोग फिजिकली स्ट्रोंग हैं
वो फिजिकल वर्क तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उनके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। वो अपने आप से डिसीजन नहीं ले पाते और डिसीजन के बाद जो कंसिक्वेंसेस होते हैं उन्हें उनका सामना भी नहीं कर पाते। अभी हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के हिसाब से स्लेव कौन है। उससे पहले आप ये जान लीजिए, एंशिएंट ग्रीस में देखो 2 टाइप की स्लेवरी हुआ करती थी। एक कैटेगरी के स्लेव्स जो स्लेव्स हैं बाय नेचर, और दूसरी कैटेगरी के स्लेव्स जो स्लेव्स हैं क्योंकि वो प्रिजनर्स ऑफ वार हैं। मान लीजिए युद्ध हुआ और कुछ लोग युद्ध हार गए तो उनको स्लेव्स बना लिया, तो ये दूसरी कैटेगरी के स्लेव्स हैं, स्लेव्स बाय प्रिजनर्स ऑफ वार। और एक कैटेगरी है जो स्लेव हैं अपने नेचर की वजह से। एरिस्टोटल ने देखो अपनी थ्योरी जो दी है स्लेवरी की, वो दूसरे टाइप के स्लेव्स के लिए दी हैं, यानी उन स्लेव्स के लिए दी हैं जो स्लेव्स बाय नेचर हैं। आइए अब हम ये जानते हैं एरिस्टोटल के हिसाब से स्लेव्स बाय नेचर कौन हैं। देखो, स्लेव्स बाय नेचर के बारे में हमें जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा मास्टर या फिर रूलर या फिर प्रिंस कौन है। मास्टर या फिर रूलर या फिर प्रिंस वो लोग हैं जिनके पास क्षमता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जिनके पास रीजन है, क्षमता है डिसीजन लेने की, और उनके पास करेज है। डिसीजन के बाद जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे उनका सामना किया जाएगा ऐसे लोगों के द्वारा। तो ये क्वालिटीज़ हैं, आप कह सकते हो, मास्टर की, रूलिंग क्लास की या फिर प्रिंस की। आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जब एरिस्टोटल ये कहते हैं रूलिंग क्लास के पास रीजन है, डिसीजंस लेने की क्षमता है, यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिलती है प्लेटो के आइडिया में और एरिस्टोटल के आइडिया में। याद कीजिए, प्लेटो ने भी तो यही कहा था फिलोसोफर किंग का, जब उन्होंने कंसेप्ट दिया था, रूलिंग क्लास वो क्लास है जिनकी सोल में रीजन डोमिनेट करता है एज कंपेरिजन टू करेज और एपिटाइट। एरिस्टोटल भी उसी प्रकार की बात करते हैं। इवन एरिस्टोटल के बाद मैकेवली जो थिंकर हैं वो भी इसी प्रकार की बात करते हैं। वो कहते हैं रूलिंग क्लास को लायन एज वेल एज फोक्स की तरह होना चाहिए, मतलब प्रिंस के पास फोक्स के भी गुण होने चाहिए और शेर के भी गुण होने चाहिए। तो हमने ये जान लिया एरिस्टोटल के हिसाब से मास्टर कौन है, जिसके पास डिसीजन लेने की क्षमता है। तो एरिस्टोटल के हिसाब से स्लेव्स वो पर्सन हैं जिनके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, और एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो उसके बाद करेज नहीं है डिसीजन से होने वाले कंसिक्वेंसेस का सामना करने की। स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए एरिस्टोटल के द्वारा लॉजिक भी दिया जाता है। एरिस्टोटल टीलियोलॉजिकल कंसेप्ट को अपनाते हैं स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए। याद कीजिए, टीलियोलॉजी कंसेप्ट क्या है। टीलियोलॉजी देखो एक प्रकार का स्कूल है जिसे स्कूल ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। यह स्कूल कहता है नेचर ने हर एक पर्सन के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक डेस्टिनेशन डिसाइड किया है, यानी डेस्टिनी तय की है, और हर एक उस चीज़ को नेचर के द्वारा तय की गई डेस्टिनी के अनुसार, डेस्टिनेशन के अनुसार चलना पड़ता है। तो उसी प्रकार से एरिस्टोटल कहते हैं नेचर ने 2 कैटेगरी के पर्सन्स बनाए हैं, एक फिजिकल स्ट्रॉन्ग और दूसरा मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो नेचर के हिसाब से वो पर्सन्स जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं उनको फिजिकल काम करना होगा, और वो पर्सन्स जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं उनको वो काम करने चाहिए जिनमें रीजन की आवश्यकता है। समझ गए ना। तो एरिस्टोटल टीलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए। वो पर्सन्स जिनमें रीजन डोमिनेट नहीं करता है, जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, वो मैनुअल लेबर करें, और वो पर्सन्स जो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं वो ऐसे काम करें जिनमें रीजन की आवश्यकता है। आगे एरिस्टोटल के द्वारा कहा जाता है स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन की यूटिलिटी भी है, यानी फ़ायदा भी है। कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे यूटिलिटी फॉर इकोनॉमिक सिस्टम, गुड फॉर द स्टेट, गुड फॉर मास्टर, गुड फॉर स्लेव। एक एक करके डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे फ़ायदा होगा। अगर देखो फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन्स फिजिकल काम करेंगे तो वो लंबे समय तक काम कर सकेंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, इससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए यूटिलिटी है स्लेवरी की। दूसरा, गुड फॉर स्टेट। अगर देखो स्लेव काम कर रहे हैं मास्टर के लिए, तो मास्टर के पास समय होगा स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का, तो ये इंश्योर होगा, मास्टर्स अगर स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये इंश्योर होगा अच्छे कानून बनाए जाएं और इससे सबको फ़ायदा होगा। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मास्टर के पास फ्री टाइम हो, और मास्टर के पास फ्री टाइम कब होगा, जब स्लेव्स उनके लिए काम करें।
समझ गए? स्लेव्स मास्टर के लिए काम करेगा, मास्टर के पास फ्री टाइम होगा और मास्टर स्टेट्स के अफेयर में पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे कानून बनेंगे, सबको फायदा होगा। तीसरी यूटिलिटी, गुड फॉर मास्टर। मास्टर के लिए तो देखो डेफिनेटली फायदा है। अगर स्लेव्स मास्टर के लिए काम करेगा तो मास्टर के पास ज़्यादा समय होगा अपने वर्च्यूज़ को डेवलप करने का, और ज़्यादा स्किल्स डेवलप करने का, अपने गुणों को रिफाइन करने का। इसीलिए मास्टर को स्लेव्स की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए और मास्टर को स्लेव्स का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे लास्ट में स्लेव्स के लिए क्या यूटिलिटी है, स्लेव्स के लिए क्या फ़ायदा है। स्लेव्स के लिए देखो फ़ायदा ये है क्योंकि वो अपना डिसीजन खुद से नहीं ले पाते, वो मास्टर की संगति में रहेंगे, मास्टर के लिए काम करेंगे, तो मास्टर उनके लिए अच्छा डिसीजन लेंगे और मास्टर की संगति में रह के स्लेव्स को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, वो भी वर्च्यूज़ को डेवलप कर सकेंगे। एरिस्टोटल तो देखो इवन ये भी डिमांड करते हैं, एक बार स्लेव अगर वर्च्यूज़ को यानी गुणों को डेवलप कर लेते हैं तो उनको फ्री कर दिया जाए। एरिस्टोटल को इस बात का भी पता था स्लेव्स के ऊपर काफ़ी सारा अत्याचार होता है, मिसट्रीट किया जाता है स्लेव्स को, तो लेकिन फिर भी एरिस्टोटल स्लेवरी को ख़त्म करने की बात नहीं करते, रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं एक बार अगर स्लेव्स वर्च्यूज़ को डेवलप कर लेते हैं तो स्लेव्स को रिहा कर दिया जाए, स्लेव्स को छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी को क्रिटिकली एसेस करते हैं। देखो हर बार हम थ्योरी से कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन स्लेवरी को आप किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं कर सकते। स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को बहुत पहले ही एबोलिश किया जा चुका है और आज के मॉडर्न इरा में स्लेवरी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। कांत ने कहा था हर एक मैन जो है वो अपने आप में एंड है, किसी भी मैन को एंड सर्व करने के लिए मीन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट का मतलब डिटेल से आगे आएगा जब हम आइडियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कहने का एसेंस ये है स्लेवरी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी फॉर्म में। इवन ब्रिटिशर्स ने जब हम पे रूल इस्टेब्लिश किया था तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था वाइट मैन बर्डन या फिर बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म। इसका मतलब ये है अंग्रेजों का कहना था इंडिया या फिर दूसरी कॉलोनीज के जो लोग हैं उनके पास रीजन नहीं है, वो अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते, जबकि वाइट मैन के पास यानी गोरों के पास रीजन है, तो उनके ऊपर एक बर्डन है कि कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को सुधारा जाए, उनको सभ्य बनाया जाए। तो इस प्रकार की थ्योरी ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई हमारे ऊपर अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए, जिसे वाइट मैन बर्डन या फिर बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म भी कहा जाता है। तो स्लेवरी को आप बिल्कुल भी जस्टिफाई मत कीजिएगा। इवन हमारे संविधान से आप लिंक कर सकते हो। हमारे संविधान का आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो हैं वो बॉन्डेज लेबर को ख़त्म करते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी बैन लगाते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। किस कंटेक्स्ट में एरिस्टोटल के द्वारा थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को प्रपोज किया जाता है। आपको याद होगा प्लेटो ने कंसेप्ट दिया था कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का, जिसमें उन्होंने कहा था गार्डियन क्लास के पास अधिकार नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी को खरीदने का। लेकिन एरिस्टोटल प्लेटो के इस कंसेप्ट से असहमत हैं। एरिस्टोटल जो कि अपनी अप्रोच में फंक्शनलिस्ट हैं, यानी वो हर एक इंस्टीट्यूशन की यूटिलिटी देखते हैं, यूज है या नहीं है। एरिस्टोटल के हिसाब से प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन है वो सदियों से चला आ रहा है, टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन की यूटिलिटी है, इसे एबोलिश नहीं किया जा सकता। बजाय इसे एबोलिश करने के प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन में सुधार लाया जाए, प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म लाया जाए। एरिस्टोटल के हिसाब से देखो प्रॉपर्टी को दो फॉर्म्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहली फॉर्म है एनिमेट प्रॉपर्टी और इनएनिमेट प्रॉपर्टी। इनएनिमेट जैसे लैंड, और एनिमेट प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल एनिमल्स, स्लेव्स, ये सब लिविंग बींग्स हैं। तो लिविंग बींग्स रूपी जो प्रॉपर्टी है वो एनिमेट कैटेगरी में आती है, और लैंड यानी जो लिविंग बींग नहीं है वो इनएनिमेट कैटेगरी में आती है प्रॉपर्टी। दूसरी फॉर्म जिसके हिसाब से प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा सकता है वो है जस्ट प्रॉपर्टी और अनजस्ट प्रॉपर्टी। जस्ट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है अगर किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी को कमाया है अपनी मजदूरी की सहायता से, अपनी लेबर को इन्वेस्ट करके, तो वो प्रॉपर्टी आती है जस्ट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। लेकिन अगर किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी को कमाया है अनजस्ट मीन्स की सहायता से, फॉर एग्जांपल मनी लैंडिंग की सहायता से,
ऐसी प्रॉपर्टी अनजस्ट प्रॉपर्टी है। एरिस्टोटल के हिसाब से दूसरों की परिस्थितियों का लाभ उठा के जो प्रॉपर्टी कमाई जाती है वो अनजस्ट प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन डिस्ट्रेस में है, आप उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठा लो, उसको पैसे लोन पे दे दो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे और प्रॉपर्टी कमा लो, ये गलत है, ये अनजस्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिस्टोटल के हिसाब से प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशंस के वर्च्यू स्कीम, मतलब प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा, प्रॉपर्टी का इंस्टीट्यूशन मोटिवेट करता है लोगों को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। दूसरा फ़ायदा, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ वर्थ का एहसास होता है। तीसरा फ़ायदा, देखो प्रॉपर्टी को कमाया जा सकता है एरिस्टोटल के हिसाब से रीजन की सहायता से, और जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके स्टेक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं सोसाइटी की स्टेबिलिटी में। ऐसे पर्सन कभी नहीं चाहते सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आए, तो ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में काम करते हैं। सबसे लास्ट फ़ायदा, मैन ऑफ प्रॉपर्टी कैन अफोर्ड सोशल चैरिटी, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है वो दान कर सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। इसीलिए एरिस्टोटल के हिसाब से प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन को एबोलिश नहीं करना चाहिए बल्कि इसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तो किस प्रकार के प्रॉपर्टी को सिस्टम को एडवोकेट किया गया एरिस्टोटल के द्वारा? देखो 3 टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती हैं। कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज़, मतलब सबकी प्रॉपर्टी हो और सबके द्वारा ही उसे यूज़ किया जाए। दूसरी प्रकार की प्रॉपर्टी कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज़, प्रॉपर्टी सबकी हो लेकिन सिर्फ एक पर्सन के द्वारा उसे यूज़ किया जाए। तीसरी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंडिविजुअल ओनरशिप कॉमन यूज़, प्रॉपर्टी किसी एक की हो लेकिन उसे यूज़ कॉमनली किया जाए, सभी पर्सन्स के द्वारा किया जाए। तो आप बताइए कौन सा प्रॉपर्टी का सिस्टम उचित होगा? एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज़। देखो प्रॉपर्टी का ये सिस्टम अच्छा नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए, लोग बाहर कूड़ा करकट क्यों फैलाते हैं? सड़कें तो कॉमन गुड्स हैं, सबकी हैं सड़कें, लेकिन फिर भी लोग बाहर सड़कों पर कूड़ा करकट फैलाते हैं क्योंकि सबकी जिम्मेदारी मतलब किसी की नहीं जिम्मेदारी। इसीलिए कहा जाता है प्रॉपर्टी का ये सिस्टम जिसमें प्रॉपर्टी सबकी हो, मान लीजिए लैंड का ये टुकड़ा है, कई सारे लोगों का ये लैंड का टुकड़ा है और सभी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, तो सबको लगेगा मैं इस लैंड के टुकड़े की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए क्यों काम करूं, बाकी लोग भी तो हैं। तो एक दूसरे के बारे में सभी सोचने लग जाएंगे और कोई भी पर्सन काम नहीं करेगा इस लैंड की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज। ये तो देखो मोस्ट इलॉजिकल और मोस्ट इम्प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी का सिस्टम है। सोच के देखिए, गांव में जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसे सिर्फ एक पर्सन के द्वारा यूज किया जाए, बाकी पर्सन्स उसे यूज ही ना कर सकें, मतलब ओनरशिप सबकी है, सभी गांव वालों का स्टेक है उस प्रॉपर्टी में, लेकिन यूज किया जा रहा है सिर्फ एक पर्सन के द्वारा। तो ये ना सिर्फ इलॉजिकल है बल्कि प्रैक्टिकल भी नहीं है। अगर ज़बरदस्ती इस प्रकार के सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा बहुत सारे लोगों का। एक ही पर्सन अगर प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तीसरे सिस्टम की बात करते हैं। तीसरा सिस्टम है इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज़। प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन की हो लेकिन यूज़ किया जाए सभी लोगों के द्वारा। एरिस्टोटल के हिसाब से प्रॉपर्टी का ये सिस्टम बेस्ट है क्योंकि इंडिविजुअल ओनरशिप है, इसलिए प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस अच्छे से होगी, प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव भी रहेगी, और कॉमन यूज़ होगा प्रॉपर्टी का, इसलिए सोसाइटी के लिए भी प्रॉपर्टी का ये सिस्टम यूज़फुल रहेगा। एरिस्टोटल जैसा देखो आपको पता है एक्सट्रीम्स में विश्वास नहीं करते हैं, गोल्डन मीन में विश्वास करते हैं। ना तो किसी के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए किसी के पास प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। ना तो बहुत ज़्यादा गरीबी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ है और ना ही किसी का बहुत ज़्यादा अमीर होना सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ है। तो इसी वजह से प्रॉपर्टी के इस सिस्टम की वकालत की जाती है एरिस्टोटल के द्वारा। इंडिविजुअल ओनरशिप हो लेकिन यूज़ इंडिविजुअली ना हो, यूज़ हो कॉमन, और जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है वो अपना कुछ ना कुछ शेयर स्टेट को भी दे। क्वेश्चन ये उठता है एरिस्टोटल ऐसा क्यों कहते हैं कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वो कुछ ना कुछ शेयर स्टेट को भी दे? क्योंकि देखो वो पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कमा पाने में सफल हो पाया है तो उसमें सोसाइटी का भी योगदान है। अगर सोसाइटी में स्टेबिलिटी ही ना होती
अगर सोसाइटी में पीस ना होती तो क्या वो पर्सन प्रॉपर्टी को कमा पाता? नहीं कमा पाता। तो वो पर्सन प्रॉपर्टी कमा पाया है, इसमें सोसाइटी का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है। तो उस पर्सन को भी सोसाइटी में फर्दर स्टेबिलिटी प्रमोट करने के लिए सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना होगा। सोसाइटी को कैसे दे सकता है? वो पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है, स्टेट को अपना कुछ शेयर देके, और स्टेट उस शेयर का इस्तेमाल करेगा गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए। अगर गरीब लोग सोसाइटी में कम होंगे तो सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच जो बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है, डिफरेंसेस रहते हैं, वो डिफरेंसेस नहीं होंगे और सोसाइटी में शांति होगी, हार्मनी होगी। अब हम एरिस्टोटल की प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरी को क्रिटिकली असेस करते हैं। देखो, एरिस्टोटल के जो आइडियाज़ हैं थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, वो मिलते जुलते हैं गांधी की ट्रस्टीशिप थ्योरी से। गांधी ने ये कहा था कंपनीज या फिर जो बिजनेस फर्म्स हैं वो जो प्रॉफिट कमाती हैं उनको थोड़ा सा प्रॉफिट ओनर्स के लिए रखना चाहिए, बाकी प्रॉफिट का इस्तेमाल करना चाहिए सोसाइटी की सभी सेक्शंस के वेलफेयर के लिए। यानी कि बिजनेस फर्म्स को ट्रस्ट की तरह काम करना चाहिए। इवन देखो, कंपनीज एक्ट 2013 के बाद CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट आया है वो भी एरिस्टोटल के आइडिया से मिलता जुलता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कंपनीज अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाएंगे। देखो, एरिस्टोटल को अच्छी तरह से पता था सोसाइटी में किस प्रकार से प्रॉपर्टी कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, और एरिस्टोटल ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज़ की वकालत की, और जो अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है उन पर टैक्स लगाया जाए, और गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा उस टैक्स का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट गरीब जनता की वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये हमने डिस्कस की एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ जस्टिस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जस्टिस के मुद्दे पर एरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बोला है जितना डिटेल से जस्टिस के मुद्दे पर प्लेटो के द्वारा बोला गया है। एरिस्टोटल के हिसाब से जस्टिस 2 टाइप का है, एक है जनरल जस्टिस और दूसरा है पर्टिकुलर जस्टिस। जनरल जस्टिस देखो, जैसे सोशल नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल सोशल नॉर्म है हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, नॉन वायलेंस, ये सब सोशल नॉर्म्स हैं। सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, रूल्स, ये सब आते हैं जनरल जस्टिस की कैटेगरी में। लेकिन एरिस्टोटल के द्वारा इस पर कुछ नहीं बोला जाता है। एरिस्टोटल के द्वारा बोला जाता है पर्टिकुलर जस्टिस पे। पर्टिकुलर जस्टिस को भी एरिस्टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेक्टिफिकेटरी जस्टिस देखो वो जस्टिस होता है, मान लीजिए ए पर्सन ने बी को नुकसान पहुंचाया, ए पर्सन ने बी को नुकसान पहुंचाया, बी गया कोर्ट के पास और बी बोलता है कि देखो ए ने मुझे नुकसान पहुंचाया, ए को सज़ा दीजिए। तो ये काइंड ऑफ है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। जैसे हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अगर कोई पर्सन अपराध करता है, फॉर एग्जांपल मर्डर करता है, तो कोर्ट या तो उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाएगी या फिर फांसी की सज़ा सुनाएगी। ये सब चीज़ें आती हैं रेक्टिफिकेटरी जस्टिस में। दूसरी कैटेगरी पर्टिकुलर जस्टिस की एरिस्टोटल के हिसाब से है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब ऑथराइजेशन एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। सोसाइटी में कौन सी चीज़ किसको कैसे मिलेगी, लैंड किसको मिलेगा, सोशल गुड्स पर किसका कितना हक है, जैसे IAS में कौन सिलेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की कैटेगरी में। मतलब हम वैल्यूज़ को एलोकेट कर रहे हैं, सोशल गुड्स को एलोकेट कर रहे हैं, किसको कौन सी चीज़ कैसे मिलेगी, किसका कॉमन गुड पर कितना हक है। देखो, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, एरिस्टोटल लगाते हैं थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन को। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एरिस्टोटल लगाते हैं थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन को। थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन को अप्लाई कीजिए रेक्टिफिकेटरी जस्टिस में। रेक्टिफिकेटरी जस्टिस में अगर हम थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन को अप्लाई करते हैं, अगर किसी ने एक पर्सन को नुकसान पहुंचाया है तो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस वो होगा एरिस्टोटल के हिसाब से जिस पर्सन ने दूसरे पर्सन को जितना नुकसान पहुंचाया है उसी पर्सन को उतना नुकसान पहुंचाया जाए। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। ए पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बी पर्सन को अपना हाथ गंवाना पड़ा, यानी ए पर्सन ने नुकसान पहुंचाया बी को और बी पर्सन ने अपना हाथ गंवा दिया। तो
तो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस एरिस्टोटल के हिसाब से ये होगा, थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन के हिसाब से ए पर्सन भी अपना हाथ गंवाएं, ए पर्सन की वजह से बी का हाथ गया, अगर ए पर्सन भी अपना हाथ गंवाएंगे तो जस्टिस हो गया प्रोपोर्शन में। तो ये है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस एरिस्टोटल के हिसाब से, मतलब आंख के बदले आंख। दूसरा, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, यानी ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। कौन से पर्सन को कितनी चीज कैसे मिलेगी। एरिस्टोटल देखो इस केस में भी थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन को अप्लाई करते हैं, यानी मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं। एरिस्टोटल के हिसाब से जिस पर्सन ने सोसाइटी में जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसका सोशल गुड्स पर उतना ही हक है, मतलब जिसकी मेरिट आएगी, जिसकी रैंक आएगी, वो एज ए ऑफिसर सिलेक्ट हो जाएगा। तो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं एरिस्टोटल और थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन को अप्लाई करते हैं। क्रिटिकली एसेस कीजिए, क्या एरिस्टोटल के जो व्यूज़ हैं जस्टिस के बारे में वो कितने उचित हैं। देखो, आप अप्लाई कर सकते हो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस में गांधी के व्यू को। गांधी रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करते हैं। गांधी कहते हैं जस्टिस का मतलब सिर्फ बदला लेना नहीं है, रिवेंज लेना नहीं है। ये बात हमने प्लेटो के समय में भी डिस्कस की थी, याद कीजिए। उस समय पोलीमरकस के द्वारा ये बात बोली जाती है, दोस्तों के साथ दोस्ती, दुश्मनों के साथ दुश्मनी। गांधी कहते हैं जस्टिस का मतलब ये भी है जो अपराधी है उसके करैक्टर में रिफॉर्म लाना, उसके करैक्टर को सुधारना। तो गांधी रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करते हैं। ये दोनों आइडियाज देखो एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब सिर्फ रेक्टिफिकेटरी जस्टिस से काम नहीं चलेगा और सिर्फ रिफॉर्मेटिव जस्टिस से काम नहीं चलेगा। दोनों जस्टिस का कंसेप्ट जो है, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस और रिफॉर्मेटिव जस्टिस, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को कंबाइन करना होगा। हमारे देश में भी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें रेक्टिफिकेटरी जस्टिस भी है और रिफॉर्मेटिव जस्टिस भी है, लेकिन रेक्टिफिकेटरी जस्टिस एरिस्टोटल वाला नहीं है। रेक्टिफिकेटरी जस्टिस हमारे देश में जैसा ऐसा है, जो जैसा क्राइम करेगा उसको वैसी सज़ा मिलेगी। चोरी करेगा थोड़ी सज़ा मिलेगी, अगर कोई रेप करेगा ज़्यादा सज़ा मिलेगी, मर्डर करेगा ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन तो देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो दूसरे पर्सन को जितना नुकसान पहुंचाएगा रेक्टिफिकेटरी जस्टिस वही है, उस पर्सन को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा देखो, बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की हम बात करें, मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी तो ठीक है, मतलब जिसने सोसाइटी में जितना कंट्रीब्यूट किया है उसका उतना हक सोशल गुड्स में, जिसके जितने नंबर उसकी उतनी ही रैंक। लेकिन हमारा संविधान आपको पता है रिजर्वेशन सिस्टम की बात करता है। हमारे संविधान में पॉजिटिव एफर्मेशन सिस्टम है, यानी कुछ तबके ऐसे हैं जिनके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ है पास्ट में, उनके लिए कुछ सीट्स आरक्षित करके रखी जाती हैं। तो ये जो सिस्टम है वो हमारे संविधान के हिसाब से है। इसकी डायमेंशन भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के आइडिया में। तो ये हमने एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।